नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को शुरू करेंगे और नागरिकता का नेक्स्ट पार्ट यानी जो सिटीजनशिप का अपना नेक्स्ट पार्ट था उसको देखेंगे। तो बेटा मैंने आपको ये करा दिया था कि CAA 2003 क्या है, CAA 2005 क्या है, CAA 2015 क्या है। आज हम बात करेंगे CAA 2019 की बात नहीं करेंगे। CAA 2019 को समझने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि भारतीय नागरिकता कानून, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या कहता है, यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता क्या है। और इसके आधार पर, भारतीय नागरिकता अधिनियम के आधार पर हम किस प्रकार से अपनी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अपनी नागरिकता का अर्थ क्या है, यहां भारत की नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जा सकती है और किस प्रकार से छोड़ी जा सकती है। तो यानी नागरिकता प्राप्त करने की, भारत की बात कर रहा हूं मैं यहां, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, ठीक है भाई। और नागरिकता को छोड़ने के तरीके, नागरिकता को छोड़ने के तरीके, छोड़ने के तरीके, ठीक है बेटा। नागरिकता जो प्राप्त करी जाएगी वो कितने प्रकार से करी जा सकती है, ये आपने पढ़ा होगा। नागरिकता प्राप्त करी जा सकती है वो कितने प्रकार से करी जा सकती है, और नागरिकता छोड़ी कितने प्रकार से जा सकती है, छोड़ी कितने प्रकार से जा सकती है। तो पहला नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा है बेटा वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, के आधार पर। तीसरा है, तीसरा क्या होगा, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। फिर है चौथा देशीकरण के आधार पर, देशीकरण, इसे देशीकरण भी कह सकते हैं, सहजीकरण भी कह सकते हैं, सहजीकरण, और प्राकृतिकरण भी कह सकते हैं इसको, प्राकृतिकरण, ठीक है भाई। पांचवा है किसी विदेशी क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहण करके। बेटा ये 5 प्रकार हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है और लिखने की जरूरत है। जब तक आप पढ़कर केवल सुनेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, पढ़कर लिखना पड़ेगा, पढ़कर लिखना पड़ेगा। और जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नीलबटा सन्नाटा ही रहेगा, मामला नीलबटा सन्नाटा ही रहेगा। इसे लिख लेंगे और इसके बारे में अभी हम एक एक करके जानेंगे कि जन्म के आधार पर किस प्रकार से हमें नागरिकता प्राप्त करी जा सकती है, और पहले क्या प्रावधान था और वर्तमान में क्या प्रावधान है। नागरिकता छोड़ने के तरीके क्या है। पहला है स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, स्वेच्छा, स्वेच्छा से। दूसरा है अंत, और तीसरा है बेटा वंचना के आधार पर, वंचना के आधार पर। तो याद रखना बेटा ये 5 तरीके, ये 5 तरीके तो नागरिकता, भारत की नागरिकता की बात कर रहे हैं यहां, और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के ये 5 तरीके हैं, और नागरिकता को छोड़ने के ये 3 तरीके हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, यहां नोट करके लिखेंगे अपनी कॉपी में कि भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप। अब आप कहेंगे एकल नागरिकता क्या अर्थ है, एकल नागरिकता, क्योंकि इसे समझने से पहले एकल नागरिकता बताना बहुत जरूरी है। एकल नागरिकता का अर्थ यह है कि हमारे देश में आप निवासी कहीं के हो सकते हैं, आप निवासी कहीं के हो सकते हैं, किसी क्षेत्र के हो सकते हैं, किसी जिला के हो सकते हैं, लेकिन नागरिक केवल भारतीय ही होंगे।
2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर वाला जो विशेष प्रावधान थे वो हटे, तब से तो बिल्कुल ही एक ही कंसेप्ट है। लेकिन अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का। वहां राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और देश की नागरिकता अलग, देश की नागरिकता अलग। हमारे यहां क्या है, ऐसा नहीं है। राज्य की नागरिकता अलग नहीं लेनी पड़ती, देश की ही नागरिकता से ही काम चल जाता है। यानी एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता, यानी एक नागरिकता का कॉन्सेप्ट है हमारे यहां, कंसेप्ट एक ही नागरिकता का है। यदि हमारे देश के नागरिक के पास में किसी और देश की नागरिकता है तो या तो उसको छोड़नी पड़ेगी वहां की नागरिकता, या भारत की छोड़नी पड़ेगी, या भारत की छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए, इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि जन्म के आधार पर वंश परंपरा के, और ध्यान से सुनना, ये याद रहती हैं, याद कर लीजिए अभी। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करके। तो पहले शुरू से आज इतना ही कवर लेकर के चलेंगे। उसके बाद में CAA 2019 क्या है और इनके किस विशेष प्रावधानों में, क्योंकि CAA 2019 को जब तक नहीं समझ सकते बेटा, जब तक हम पर ये नहीं आता होगा। तो सीधे बिल्कुल टाइम की बिल्कुल भी ज्यादा बिगाड़ेंगे नहीं आपका, क्योंकि मैं टाइम को विशेष तवज्जो देता हूं। हाँ भाई, तो जन्म के आधार की बात करते हैं हम। जन्म के आधार पर पहला था हमारा जन्म के आधार पर। बेटा देखो, जन्म के आधार पर तीन बातें हैं। तीन बातें क्या? 26 जनवरी 1950। कितनी बेटा? देखो 26 जनवरी 1950, यह है 1 जुलाई 1987, यह है बेटा 1 जुलाई 1987। और फिर यहां पर है दिसंबर 2004, दिसंबर 2004। ठीक है भाई। अब देखिए 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 और दिसंबर 2004। देखिए ये डेट भी है 4 दिसंबर 2004। अब यहां 26 जनवरी 1950 यानी किसी व्यक्ति का, अब देखो जन्म के आधार पर, भारत में जन्म के आधार पर मामला है। किसी व्यक्ति का, मैं देखो लिख करके चलूंगा यहां, किसी आपकी शिकायत मिलती है सर आप लिखते नहीं है। किसी व्यक्ति का 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात परंतु या लेकिन 1 जुलाई 1987 को यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस चीज को पढ़िए। किसी व्यक्ति का, अब देखो ध्यान से सुनना, किसी व्यक्ति का 26 जनवरी 1950, थोड़ा सा डेट को याद करने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप इसको लिख लेना, इस वाले को लिखना तो ये भी है, लेकिन ध्यान में वर्तमान को रखना है। यानी किसी व्यक्ति का 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई 1987 यानी 1987 से पहले, 1987 से पहले बेटा क्या होता था? 1987 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। 1987 से पहले मान के चलिए कोई फॉरेन जोड़ा यहां पर आया और उनका कोई संतान, उनकी कोई संतान हो जाती है, तो वो भले ही भारत के नागरिक नहीं है, वो भले ही भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन इस आधार पर उसके बच्चे को, उस जोड़े के बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ये तो गलत था, गलत था ना। फिर एक संशोधन किया गया, बोले कि 1 जुलाई
1987। अब देखिए यहां पर एक चीज जोड़ी गई, 1 जुलाई 1987 को या 4 दिसंबर को या इसके पश्चात आज मैं लिख रहा हूं पूरा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। और दिन नहीं लिखता था इतना, मैं आज इसीलिए लिख रहा हूं ताकि मैं बोलूंगा तो आपकी समझ, आप यहां से आसानी से नोट कर सकें। इसे लिखना जरूरी है, लिखना। अब आप कहेंगे सर क्या लिखना है? लिखना नहीं, लिखना ही मोक्ष है, बाकी माया है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक यहां दिमाग पे नहीं उतरेगा। फोटो स्टेट ले लेंगे आप नोट्सों की, बहुत बड़े बड़े इतने गट्ठर हो जाते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। वास्तविक नोट्स यही हैं जो क्लास में लिखे जाते हैं। अब ये क्लास है, ये क्लास है, आप अपनी स्क्रीन मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, यही क्लास है। रोज का काम रोज करिए, रोज का काम रोज करिए, टालिए मत काम को। 1 जुलाई 1900। अब देखिए यहां थोड़ी सी समस्या थी कि कोई बाहर का जोड़ा आया यहां और उसकी कोई संतान यहां हो जाती है तो उसे भारतीय नागरिकता भारतीय कानून के हिसाब से मिल जाती थी। फिर इसमें संशोधन हुआ, बोले कि ना अब जो जोड़ा है उसमें से माता या पिता में से जिसकी जो संतान हुई है उसके माता या पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, एक भारतीय होना चाहिए। फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। तो 1 जुलाई 1987 को या इसके पश्चात, परंतु 4 दिसंबर 2004 से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसके माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो 1 जुलाई 1987 को या इसके पश्चात, परंतु 4 दिसंबर 2004, इस डेट को याद रखना है, 4 दिसंबर 2004 से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसके माता पिता में से अब एक को भारतीय होना चाहिए, एक को भारतीय होना चाहिए, तब उसकी संतान को भारत की नागरिकता प्राप्त। ये था 1987 तक, सॉरी 4 दिसंबर 2004 तक, 4 दिसंबर 2004 तक। लेकिन 4 दिसंबर 2004 के बाद और वर्तमान में एक और प्रावधान इसमें जोड़ा गया, एक और प्रावधान इसमें जोड़ा गया। कहा गया कि 4 दिसंबर 2004 को, आप क्या लिखेंगे यहां, 4 दिसंबर 2004 को या इसके पश्चात। अब देखिए चीजों को समझिए, वर्तमान में क्या चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति का यहां जन्म, कोई बच्चे का जन्म यहां होता है तो उसके माता पिता में से एक तो भारत का होना ही चाहिए। साथ में एक चीज और जोड़ दी गई, जो दूसरा है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये अवैध प्रवासी क्या हो गया? इलीगल माइग्रेंट। ये क्या होता है अवैध प्रवासी? मैं अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? 4 दिसंबर 2004 को या इसके पश्चात अभी वर्तमान तक, इसके पश्चात किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, समझते चलना एक एक चीज को, जन्म भारत में हुआ हो तो उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा अवैध प्रवासी
नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोबारा से समझेंगे, इसे रिकॉल करेंगे। देखो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1987 तक क्या कंसेप्ट था? केवल कोई भारत में जन्म जिस बच्चे का हो गया है, वो कहीं का सही, चाहे बाहर का सही, अफ्रीका का सही, इंग्लैंड का सही, फ्रांस का सही, भारत में जन्म 1987 से पहले हो गया है, तो उसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। यह भारत की नागरिकता कानून कहता था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इस बात को कहता था कि 1987 से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म यहां भारत में हुआ है, चाहे उसके मम्मी डैडी बाहर के हैं, फॉरेन हैं, लेकिन उसको भारत की नागरिकता मिल सकती थी। लेकिन भारतीय लोगों के दिमाग में एक बात और आई, क्या आई? बोले ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया 1987 से लेकर के बेटा 2004 तक, 1987 से 2004 तक यह कानून चला कि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, तो उसके मम्मी डैडी में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां से पहले नहीं होना चाहिए, कोई एक भारत का नागरिक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बेटा तीसरे में क्या आया? 2004 के बाद में एक और संशोधन, 2004 में एक और संशोधन हुआ। 2004 के बाद में यह प्रावधान बनाया गया, 2004 में एक प्रावधान यह बनाया गया कि यदि किसी बच्चे का जन्म यहां भारत में होता है, तो उनके मम्मी डैडी में से एक तो भारत का होना ही चाहिए, और जो दूसरा है मम्मी या डैडी, एक भारत का एक दूसरा है, यानी एक विदेशी है, और जो विदेशी है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी। अब अवैध प्रवासी का क्या अर्थ है? अवैध प्रवासी का बेटा ये अर्थ है, नोट करके लिखेंगे, अवैध प्रवासी में लिखवाऊंगा। अवैध प्रवासी क्या होता है? कोई आया जिसका वीजा समाप्त हो गया हो, जिसके कागज झूठे हो, जिसके कागज नकली हो, जो फ्रॉड तरीके से कागजों को बनवा लाया हो, तो वो कैसा है? अवैध प्रवासी है। उनके वीजा की डेट समाप्त हो गई हो, मान के चलिए वीजा की जो अधिकतम अवधि है नवंबर तक है, और वो रह रहा है यहां अगली साल भी, या जनवरी तक है, वो दिसंबर तक रह रहा है, तो वो कैसा है बेटा? अवैध प्रवासी है, अवैध प्रवासी। समझ में आ गया? ये मुझे लगता है अवैध प्रवासी भी अब आप खुद लिख लेंगे। अवैध प्रवासी यदि ऐसा व्यक्ति जिसके यहां आने के कागजातों की या वीजा की डेट खत्म हो गई हो, या उसके जो कागजात हैं, यहां आने वाले कागजात हैं, वो नकली हैं, फ्रॉड हैं, वो अवैध प्रवासी है। अब देखिए, आपने जन्म के आधार पर मेरे साथ देखी, उसके बाद में देखेंगे आप वंश परंपरा के आधार पर, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे, यही चीजों को रटना है, अब बेटा इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला कोई 26 जनवरी 1950 और दूसरा है 4 जुलाई 2004। ठीक है भाई? 4 जुलाई क्यों, 4 दिसंबर, वो जो पहली वाली डेट है वही है, 4 दिसंबर 2004, और ये है बेटा 26 जनवरी 1950। यदि किसी, अब देखिए यहां पर इन चीजों को समझिए, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत की सीमा से बाहर हुआ है, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत की सीमा से बाहर हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है, किसी बच्चे का जन्म भारत की सीमा से बाहर हुआ है और उस बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारतीय है, बहुत ध्यान से सुनना, एक भारतीय है, तो उसको 4 दिसंबर 2004 से पहले उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। क्या? 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात
या इसके पश्चात, लेकिन 4 दिसंबर 2004 से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म भारत की सीमा से बाहर, भारत की सीमा से बाहर अर्थात विदेश में हो जाता है तो उसे भारत की नागरिकता, लेकिन हो जाता है और उसके भारत की सीमा से बाहर हो जाता है और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बेटा सुनो, 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद में परंतु 4 दिसंबर 2004 से पहले जन्म भारत की सीमा से बाहर हुआ है, अर्थात किसी विदेशी या किसी दूसरे देश में हुआ है, विदेश में हुआ है, और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उस बच्चे को क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। मान के चलिए सानिया मिर्जा, उसने शोएब मलिक से, या जो पाकिस्तान वाला क्रिकेटर है, उससे शादी कर ली। अब जब शादी कर ली तो इसमें थोड़ी एक समस्या आएगी। उन दोनों के एक बच्चा हुआ। अब इस आधार पर तो भारत की नागरिकता उस बच्चे को मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के रूल के हिसाब से पाकिस्तान की भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन भारत में तो सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट है। और दूसरी बात यह है कि किसी दूसरे देश की जिसके पास नागरिकता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित होना पड़ेगा, उसे भारत की नागरिकता को अंत करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो इसमें ये गड़बड़ हुई। इसके बाद में ये कहा गया कि 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद वर्तमान में अब देखिए यहां क्या किया गया, इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया। सुनते ना, इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया। और वो प्रावधान क्या था? वो प्रावधान था कि उसके जो बाहर जो बच्चे का जन्म हुआ है, भारत की सीमा के बाहर बच्चे का जो जन्म हुआ है, उसके माता पिता में से एक तो भारत का होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वहां की जो भारतीय दूतावास में जाकर के, जैसे ही जन्म हुआ है, भारतीय दूतावास में जाकर के खबर देनी पड़ेगी और यह कंफर्म कराना पड़ेगा कि इस बच्चे के पास में किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है, किसी बच्चे के पास में। अब देखिए अब क्या हुआ? अब सानिया मिर्जा के कोई बच्चा हो जाता है, पाकिस्तान में हो जाता है। अब जब पाकिस्तान में सानिया मिर्जा के बच्चा हुआ, तब वहां क्या करना पड़ेगा? वहां पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है उसमें जाकर के ये कंफर्म कराना पड़ेगा कि इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वहां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा वहां कि इस बच्चे के पास में किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है, अर्थात पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है। जब पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं होगा तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इतनी बात है। यानी 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद किसी बच्चे का जन्म भारत की सीमा से बाहर हुआ है, भारत की सीमा से बाहर हुआ है, और उसके मतलब उस बच्चे, उसके माता पिता
में से कोई एक भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है और अवैध प्रवासी वाला तो चलता रहेगा, भारत का नागरिक है और बच्चे के जन्म के उपरांत, बच्चे के जन्म के उपरांत या बाद में, उपरांत भारतीय दूतावास में जाकर, भारतीय दूतावास में जाकर यह कंफर्म कराना पड़ेगा कि उस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है, उस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है और साथ ही साथ वहां रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, यानी नाम लिखाना पड़ेगा भारतीय दूतावास में जाकर के। ये हमने पढ़ा वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर केवल आपको इतना याद लिखना जरूरी है, ये दोनों, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आएगा, बताइए वंश परंपरा के आधार पर या नागरिकता को प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, नागरिकता को प्राप्त करने के, तो उसमें आप ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी तो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कॉपी जांचने वाले पर। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट, तीसरा क्या था बेटा, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। पहली चीज ये है, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, अब मैंने भारतीय मूल तो पहले भी कराया है, भारतीय मूल का वीडियो, अब आप मुझसे भारतीय मूल का जानने की प्रयास करेंगे तो आप पहली वाली वीडियो देखिए, नागरिकता का पार्ट 1 देखिए, तब भी मैं बता देता हूं यहां, क्योंकि चीजें बतानी ज्यादा जरूरी सही रहती हैं। भारतीय मूल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज भारत में रहा करते थे, लेकिन अब उस व्यक्ति के पास में भारत की नागरिकता न होकर के किसी विदेश की नागरिकता है, उसे उस विदेशी नागरिक को कहेंगे भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। एग्जाम्पल आप सुनिए, अब मैं हूं, मेरे पिताजी कभी भारत में रहा करते थे, मेरे दादाजी कभी भारत में, या दादाजी के दादाजी कभी भारत में रहा करते थे, लेकिन आज मेरे पास में इंग्लैंड की या फ्रांस, अमेरिका, किसी और देश की नागरिकता है, तो मैं भारतीय मूल का कहलाऊंगा। मेरा जुड़ाव कहीं ना कहीं भारत से जरूर होगा, क्योंकि मेरे पूर्वज वहीं के थे। अब इसमें पंजीकरण के आधार पर पहली शर्त है बेटा कि कोई भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति भारत में 7 वर्ष बिताए, फिर उसके बाद पंजीकरण के आधार पर उसे नागरिकता मिल सकती है। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो आप इसे याद रखेंगे, यानी कोई भी भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति, भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति है और वह 7 वर्ष बिताए, 7 वर्ष उसे भारत में रहना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। उसके बाद में 7 वर्ष के बाद में आपके कागजात देखे जाएंगे, आप कहीं झूठ बोल करके तो नहीं आए।
तो 7 वर्ष बिताए और उसके बाद में पंजीकरण के आधार पर फिर आप पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके आधार पर आपको नागरिकता मिल जाए। लेकिन पहली शर्त यही होगी, आपको 7 वर्ष बिताने ही पड़ेंगे। दूसरी बात क्या है, अब तो यहां तो देखिए भारतीय मूल का था, भारतीय मूल का। अब कोई विदेशी चाहे वो भारतीय मूल का है या नहीं है, कोई विदेशी यदि भारतीय नागरिक से शादी करता है तो उसे 7 वर्ष भारत में बिताने पड़ेंगे, भारत में बिताने पड़ेंगे। 7 वर्ष भारत में बिताने पड़ेंगे। ये दोनों चीजों को आप याद रखना पंजीकरण के आधार पर। इससे पहले आप पंजीकरण नहीं करा सकते, इससे पहले नहीं करा सकते हैं पंजीकरण। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में नेक्स्ट पर आते हैं, पंजीकरण के आधार के बाद में कौन सा आया था, देशीकरण के आधार पर। आप इसे नोट कर लेंगे, देशीकरण के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार का क्या अर्थ है, देशीकरण को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिकरण, और क्या कह सकते हैं इसे हम, सहजीकरण। प्राकृतिकरण कह सकते हैं, सहजीकरण कह सकते हैं और देशीकरण कह सकते हैं। ठीक है भाई, इन तीनों के नाम से जानते हैं इसे, तीनों के नाम से। अब इसमें क्या शर्त है, इसमें एक शर्त है बहुत तंगड़ी, कोई भी विदेशी भारतीय मूल का है या नहीं है, कोई भी विदेशी यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है, कोई भी विदेशी यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 14 वर्षों में से, अभी मैं समझाऊंगा इसे, 14 वर्षों में से 11 वर्ष पंजीकरण से पहले, यानी 11 वर्ष आवेदन से पहले, आवेदन से पहले तथा 1 वर्ष आवेदन के बाद भारत में बिताना पड़ेगा, भारत में बिताने पड़ेंगे। अब समझिए इस चीज को, कोई भी विदेशी व्यक्ति, अब देखिए भारतीय मूल का है या नहीं है, भारतीय मूल का है या नहीं है, कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 14 वर्षों में से, 14 वर्षों में से क्यों लिखा है मैंने, 14 वर्षों में से क्यों लिखा है, 14 वर्षों में से इसीलिए क्योंकि रेगुलर 14, ऐसा नहीं 11 वर्ष बिताने की बात है, 11 वर्ष बिताने की बात है, तो ऐसा नहीं कि 10 वर्ष अब बिता जाओ और 10 वर्ष जाकर के 20 साल बाद बिताओ, ऐसे नहीं। 14 वर्षों में से 11 वर्ष होने चाहिए, 14 वर्षों में से। ऐसे नहीं कि कोई विदेशी आया यहां 9 साल बिताए, 9 साल के बाद चला गया, अपना 10-15 साल वहां रहा, फिर आ गया, 9 के बाद में 3 साल और बिताने उसे, ये कहे तो नहीं, ऐसा नहीं। 14 वर्षों में से 11 वर्ष, लगातार 14 वर्षों में से 11 वर्ष आवेदन से पूर्व उसे बितानी पड़ेंगी और 1 वर्ष उसे आवेदन के बाद में बितानी पड़ेगी, यानी 11 वर्ष, यानी 11 प्लस 1 का कंसेप्ट है, 11 प्लस 1 का कंसेप्ट है बेटा, 11 प्लस 1 का, यानी 14 वर्षों में से 11 वर्ष तो आवेदन से पूर्व, आवेदन करेगा उससे पहले क्या करना पड़ेगा, 11 वर्ष बितानी पड़ेंगी और 1 वर्ष क्या करना पड़ेगा, बाद में बितानी पड़ेगी, बाद में, आवेदन के बाद में। इसके आधार पर फिर पंजीकरण के, प्राकृतिकरण के आधार पर फिर उसे नागरिकता मिल सकती है या देशीकरण के आधार पर उसे नागरिकता मिल सकती है। चौथा क्या होता है, चौथा क्या है, चौथा बहुत सरल है, चौथा में कुछ नहीं है, सॉरी 5वां आएगा ना, 5वां है किसी विदेशी क्षेत्र पर,
किसी विदेशी क्षेत्र पर अधिग्रहण करके, अधिग्रहण करके किसी विदेशी क्षेत्र पर अधिग्रहण करके, विदेशी क्षेत्र पर अधिग्रहण। अब देखो बहुत सारे बच्चों को अधिग्रहण नहीं पता होगा। अधिग्रहण, अधिग्रहण क्या होता है? अधिग्रहण, कुछ बच्चे इंग्लिश के शिकार हैं। इंग्लिश, अब इंग्लिश कैसे होते हैं? जिनको इंग्लिश तो पहले से नहीं आती है, जिनको इंग्लिश तो पहले से नहीं आती है, हिंदी सीखना नहीं चाहते, हिंदी सीखना नहीं चाहते, देश गए विदेश गए, सीख आए विदेशी वाणी, वाटर वाटर कह के मर गए खाट के नीचे पानी। कहने का अर्थ क्या है इसका? कहने का अर्थ क्या है? कोई देशी व्यक्ति विदेश में गया और पानी को वाटर कह करके आ गया, यहां पर वाटर सीख करके आ गया, और जब अंतिम समय आया तो वो वाटर वाटर चिल्ला रहा। अगर पानी पानी कहता तो खाट के नीचे रखा था, कोई भी दे देता उसे वाटर वाटर। वहां के लोग वाटर जानते नहीं थे। तो आप अपनी मातृभूमि का सम्मान करिए, दूसरे की मातृभूमि का सम्मान करिए, मातृभाषा का सम्मान करिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अपनी मातृभूमि को भूल जाइए। एक कवि है बहुत अच्छे, हरिओम पवार जी, वो कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश जो है वो हमें कार दे सकती है, बंगला दे सकती है, कार दे सकती है, लेकिन हिंदी हमें संस्कार देगी। तो उसे भूलना नहीं चाहिए, तो उसे भूलना नहीं चाहिए। तो किसी विदेशी क्षेत्र पर अधिग्रहण, अधिग्रहण का अर्थ है आपकी भाषा में कब्जा, कब्जा कर लेते, कब्जा कर लेते। मान के चलिए पाकिस्तान का इतना क्षेत्रफल पर भारत ने कब्जा कर लिया, इतने क्षेत्रफल पर भारत ने कब्जा कर लिया, इस वाले क्षेत्रफल पर। जब इस क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया, जब इस क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया, तो यहां पर जो रह रहे नागरिक वो क्या पाकिस्तान में चले जाएंगे? नहीं, उनके नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दिलवा दी जाएगी। किस आधार पर? किसी विदेशी क्षेत्र पर अधिग्रहण करके, इस आधार पर। यानी इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे किसी भारत यदि किसी विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेता है तो वहां उस क्षेत्र पर रहने वाले नागरिकों को, उस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता दिलाई जा सकती है। यह मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। अब छोड़ने की बात है, छोड़ने की, नागरिकता से छोड़ा कैसे जा सकता है नागरिकता को? तो मैंने बताया था पहला है स्वेच्छा से, और दूसरा है बेटा अंत, अंत और स्वेच्छा से। स्वेच्छा क्या होती है? मानव यानी कोई भी नागरिक जो भारतीय नागरिक है, जैसे मान के चलो मैं हूं, आप हैं, आप अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग करके किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लें। अपने आप अपनी इच्छा से त्याग रहे हैं। स्वेच्छा, अपनी इच्छा से त्यागना, भारत की नागरिकता को अपनी इच्छा से त्याग रहे हैं, यही है स्वेच्छा। फिर अंत क्या है? इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा मामूली सा अंत है। अंत क्या है? मान के चलिए आपने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी और कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो भारत सरकार आपको भारत की नागरिकता से बेदखल कर देगी। आपको मजबूरन छोड़नी पड़ेगी, आपको मजबूरन छोड़नी पड़ेगी। यानी जहां स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं तो वो स्वेच्छा से, जहां मजबूरन है दबाव में आकर के सरकार आपकी नागरिकता छीन रही है, तो उसे अंत कहेंगे बेटा, अंत कहेंगे। तीसरा है वंचना, वंचना के आधार पर। अब ये वंचना क्या होती है? वंचना होती है बेटा, वंचना क्या होती है? वंचना, मान के चलिए कोई भी विदेशी व्यक्ति चाहे वो भारतीय मूल का है या विदेशी है, भारतीय मूल का है तो उसने 7 वर्ष भारत में बिताए और भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। कोई विदेशी है तो उसमें से 14 यानी कोई विदेशी है, भारतीय मूल का नहीं है, 14 में से 11+1 यानी 12 वर्ष बिताए और भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। बाद में उस पर जांच बिठाई गई और जांच में पता चला कि इसके कागजात बिल्कुल फर्जी थे। ये तो पाकिस्तान का निकला, आया था हमारे पास में लंका का कहके या इंग्लैंड का कहके, यानी जिसने अपने नागरिकता प्राप्त करने के वक्त गलत दस्तावेजों का प्रयोग किया और बाद में जांच होने पर उसके दस्तावेज गलत पाए गए, नकली पाए गए, तो उसे भारत की नागरिकता से बेदखल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो उसे भारत की तीनों चीजें समझी आपने, तीनों आप खुद से लिख सकते हैं आप। स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से,
अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागना, भारत की नागरिकता त्यागना। अंत का क्या अर्थ है? अंत का क्या अर्थ है? अंत जब कोई भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता छीन लेगी। यहां पर वो अपनी इच्छा से त्याग रहा था, अपनी इच्छा से, लेकिन यहां छीन लेगी। ये क्या है? जब किसी विदेशी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर यदि भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, जब किसी विदेशी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर यदि भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है और बाद में जांच होने पर फर्जी दस्तावेजों का पता भारत सरकार को पता चलता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यहां के बाद में यहां जाना है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी आंखों में दो बूंद शर्म के अब भी बचे हैं तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं इस चीज़ के बारे में, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।